नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के लेक्चर में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है धार्मिक सुधार आंदोलन तक, या ये कहें कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो एक पार्ट है उसको कवर कर लिया हम लोगों ने। आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट है, क्लियर है, राष्ट्रीय आंदोलन का जो भाग है उसको कवर करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में ये जो राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो पार्ट है ये हमारे सिलेबस में अलग से लिखा गया है। हम लोगों ने जब पहले दिन जब डिस्कस किया था कि इतिहास की अपनी क्या भूमिका है और इतिहास को पढ़ने के लिए सारी चीजें, तो शुरुआत में हमने आपको बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ये जो राष्ट्रीय आंदोलन वाला पार्ट है इससे नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चनों की संख्या होती है वो सर्वाधिक पूछी जाती है। सबसे ज्यादा प्रश्नों की संख्या यहीं से रहती है। तो ये वाला जो भाग रहेगा हमारा, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन, इसको हम कई सारे चरणों में कंप्लीट करेंगे। तो यहां से 1885 से लेकर के और 1947 तक का जो घटनाक्रम है ये राष्ट्रीय आंदोलन का चरण कहलाता है, राष्ट्रीय आंदोलन का भाग कहलाता है। और यहाँ इस भाग को जो हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस में अलग से डिफाइन किया गया है ना। ये भी लिखा गया कि भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास शामिल है पहले से, लेकिन आयोग ने अलग से लिखा है राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट। तो इस नेशनल मूवमेंट को हम लोग यहां से आज से कवर करेंगे। जो क्वेश्चन के आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, या नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा यहीं से होते हैं। क्लियर है? तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। हमने कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग कई चरणों में डिवाइड करेंगे, है ना। तो जिसमें कहा जा रहा है ये उदारवादी चरण, है ना, 1885 से लेकर के और 1905 तक का चरण रहेगा, है ना। उग्रवादी चरण 1905 से लेकर के 1915 तक रहेगा, है ना। और फिर हम लोग पढ़ेंगे गांधीवादी चरण रहेगा जो 1915 से 1947 तक का घटनाक्रम रहेगा। इसमें एक और मूवमेंट हम जोड़ देंगे आगे, समाजवादी। वैसे तो गांधीवादी का मामला है कि 1947 तक हमारा घटनाक्रम लगभग कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग आजादी के तक पहुंचेंगे, लेकिन समाजवादी आंदोलन भी इस राष्ट्रीय आंदोलन का भाग है, तो उसको भी हम लोग जो है कवर करते नजर आएंगे। जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, है ना, और उस राष्ट्रवाद के उदय के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। क्लियर है? ये मेंस में सवाल आता है। जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, लोग राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित हुए, तो वहां से जो है अंग्रेजों की नीतियां, अंग्रेजों की जो शासन प्रणाली थी उसके खिलाफ एक राष्ट्रीय विद्रोह नजर आ रहा है। इसी राष्ट्रीय विद्रोह को हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दे रहे हैं, है ना। वैसे तो हुआ तो 1857 का विद्रोह भी था, लेकिन हमने उसको जो है राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा नहीं दी थी, क्योंकि 1857 का विद्रोह, उसका जो प्रसार था वो एक छोटे से कहें सीमित क्षेत्र में रहा, दक्षिण भारत उसे छूता रहा पूरी तरीके से। जो नेतृत्वकर्ता थे वो केवल अपने हितों के लिए लड़ रहे थे, है ना। लक्ष्मीबाई केवल झांसी लड़ रही थी, तो हर लीडर का अपना क्षेत्र, अपने हित शामिल थे। जबकि अब यहां से जो हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहे हैं, है ना, तो राष्ट्रीय आंदोलन के चरण के अंतर्गत यहाँ कोई भी नेतृत्व करता है, जो भी लोग हैं या उनकी जो नियम कानून है वो पूरे भारत को समाहित करने का काम कर रहे हैं। क्लियर है? जैसे हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां से जो है राष्ट्रीय आंदोलन को लीड करती नजर आएगी, तो कांग्रेस कोई ऐसा संगठन नहीं था जिसमें किसी एक क्षेत्र का व्यक्ति शामिल हो। कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ करते थे वो अधिवेशन भी आप समझिएगा कि कलकत्ता, बंबई और चेन्नई, है ना, मद्रास, ये दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं। तो कलकत्ता के अधिवेशन नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक हो रहे हैं। और कांग्रेस में जो शुरुआती मेंबर हैं वो भी लगभग संपूर्ण भारत के लोग शामिल हैं उसमें। किसी एक क्षेत्र का कोई व्यक्ति उसमें प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, या सभी लोग एक ही जगह पर। क्लियर है? तो कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के अधिवेशन, ये सब मुख्य रूप से जो है राष्ट्रवाद का एक स्वरूप लिए हुए हैं।
कांग्रेस की जो डिमांडें थी, कांग्रेस की जो मांगे थी, आगे हम समझेंगे, वो भी राष्ट्रवाद के स्वरूप से प्रेरित थी। क्लियर है? जैसे राष्ट्र कांग्रेस के उद्देश्यों में जैसे शामिल था कि भारत के लोगों को जागरूक करना, तो भारत के लोगों को जागरूक करना था, किसी एक विशेष क्षेत्र को जागरूक करने की बात नहीं हो रही थी। कांग्रेस ने शुरुआती जो मुद्दे उठाए भी थे, है ना, उन मुद्दों में राष्ट्रवाद की झलक दिखाई देती नजर आ रही है। क्लियर है? तो इसीलिए यहां से हम कांग्रेस की स्थापना और उसके आगे की जो बातें हैं, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जानी जा रही हैं। क्लियर है? तो ये चरणों के माध्यम से हम लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। लेकिन सवाल यह है कि ये राष्ट्रवाद का उदय हुआ कैसे, उसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। राष्ट्रवाद, पहले तो ये ध्यान रखिएगा राष्ट्रवाद होता क्या है। क्लियर है? राष्ट्रवाद एक जो है विस्तृत शब्द है। राष्ट्रवाद के अंतर्गत संपूर्ण देश की विचारधारा शामिल होती है। यहाँ संपूर्ण देश की जो समस्याएं होती हैं वो शामिल होती हैं। संपूर्ण देश के लिए समाधान प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसी विचारधाराएं राष्ट्रवाद के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। यहाँ किसी विशेष क्षेत्र, विशेष व्यक्ति की बात नहीं की जाती है, संपूर्ण राष्ट्र की बात की जा रही होती है। संपूर्ण राष्ट्र की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। संपूर्ण राष्ट्र के लोगों की बात की जा रही होती है, जिसको हम लोग राष्ट्रवाद की संज्ञा देते हैं। क्लियर है? राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, तो एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति, देखिए हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, कोई ऐसा कारण या उत्तरदायी नहीं है जो पिछली क्लासों से लिंक ना नजर आ रहा हो। क्लियर है? हम लोग जब 1857 क्रांति पढ़ रहे थे तब भी ये पॉइंट शामिल था, है ना। हम लोग जब धर्म सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे तब भी ये पॉइंट शामिल था। क्लियर है? और हम लोग जब आज राष्ट्रवाद के उदय का कारण पढ़ रहे हैं तब भी ये पॉइंट शामिल है। तो कोई एक नया कंटेंट, कोई एक नई व्याख्या प्रस्तुत नहीं की जा रही होती है। जो हम लोगों ने शुरुआती क्लास में जो कॉन्सेप्ट तैयार किए थे या जो ब्रिटिश की नीति, पॉलिसी, इन सब पर चर्चा की थी, वही आगे चल करके प्रत्येक आंदोलन का, प्रत्येक चरण का जो है आधार बनते नजर आ रहे होते हैं। क्लियर है? तो पिछली क्लासें जो हैं आगे वाली क्लासों से पूरी तरीके से लिंक नजर आती हैं। समझते हैं ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति। क्लियर है? देखिए इसका कारण यह था कि ब्रिटिश ने चाहे अपने आर्थिक लाभ के लिए कोई भी नीति लागू की हो, है ना, कोई भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जो भी नीति रही हो, वो उनके अपने हित के लिए लागू की गई थी, है ना। और बाद में जब दादा भाई नौरोजी जैसे लोगों ने जो है धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, तो ब्रिटिश की औपनिवेशिक नीतियों को जो है उजागर कर दिया गया था। ब्रिटिश जो कह रहे थे कि हम भारत के लोगों के लिए, भारत की समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब पता चला कि ब्रिटिश ने, जब से ब्रिटिश की सत्ता भारत में आई थी तब से लेकर के उन्होंने लगातार भारतीयों का शोषण किया, भारत के संसाधनों को ब्रिटेन ले जाने का प्रयास किया। तो जो ब्रिटिश जो एक दिखावटी चेहरा प्रस्तुत किए हुए थे, उस दिखावटी चेहरे को दादा भाई नौरोजी जैसे व्यक्ति ने उजागर कर दिया था। और जाहिर सी बात है कि जब दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश की नीतियों को, उनके चेहरों को उजागर कर दिया कि ये शोषण करने वाले लोग हैं, क्लियर है, तो उसके बाद भारतीयों का ब्रिटिश पर जो है भरोसा कम हो गया था। क्लियर है? और इसी वजह से वो ब्रिटिश की नीतियां और ब्रिटिश के कार्यप्रणाली का विरोध करते नजर आ रहे हैं। यही राष्ट्रवाद की एक झलक नजर आ रही है। क्लियर है? तो ब्रिटिश की नीतियां, औपनिवेशिक जो नीति थी, वो खुद जो है ब्रिटिश के विरोध करने के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है? आगे है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। हम लोगों ने भी लास्ट वीडियो में यही आंदोलन कंप्लीट किए थे। तो सामाजिक सुधार आंदोलन जब चल रहे हैं संपूर्ण भारत में, जिसमें जाति सुधार आंदोलन भी है, प्रत्येक धर्म के द्वारा अपने अपने आंदोलन चलाए जा रहे हैं, तो सारे लोगों के द्वारा जो आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलन में एक बात कॉमन थी कि इन्होंने यूरोपीय शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा की पद्धति को शामिल किया था। इस वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति ने लोगों को जागरूक किया। रीत रिवाजों, परंपराओं से बाहर निकल के लोगों ने जो है राष्ट्र के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। क्लियर है? तो जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए भारत में, इन सामाजिक सुधार आंदोलनों ने राष्ट्रीय एकता, मानवीय भावनाओं को प्रस्तुत किया, जिससे लोगों में एकजुटता नजर आ रही है। और वो ब्रिटिश की नीतियों, ब्रिटिश के जो विरोध में खड़े होते नजर आ रहे हैं। सामाजिक सुधार आंदोलनों के अंतर्गत आपने देखा कि राजा राममोहन राय सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, है ना, और जो है दास प्रथा पर बैन लग रहा है। बाल ईश्वर चंद्र विद्यासागर के माध्यम से विधवा विवाह को लेकर कानून बन रहा है ना। तो ये जो कितने कानून बन रहे थे, तो इसने भी कहीं ना कहीं भारत में ब्रिटिश का विरोधी, ब्रिटिश को भारत का विरोधी बना दिया था।
इसलिए भारत के लोग जो है ब्रिटिश का विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो ये सामाजिक सुधार आंदोलन भी आप समझ रहे हैं कि ये राष्ट्रवादी उदय के लिए उत्तरदायी कारण थे। पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन, क्लियर है, ये जो हमने कहा कि पश्चिमी शिक्षा जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसी बातें हो रही थी, है ना, और वहां का जो चिंतन है, मार्टिन लूथर जैसे व्यक्ति, है ना, जब चर्च व्यवस्था पर प्रश्न उठा रहे हैं तो वहां से आधुनिक मानवतावादी विचारों का उत्थान हो रहा है। इसी प्रक्रिया को कहा जा रहा है कि पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव भारत के लोगों पर पड़ा, और भारत के लोगों ने जब ये समझा जाना कि मानव के अधिकारों के लिए मानव जो है जीवन से स्वतंत्र है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश की नीतियों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर है। आप समझेंगे कि ब्रिटेन, यूरोप में बहुत सारे इस समय चिंतक हुए हैं, उन चिंतकों ने मानवीय स्वतंत्रता को सब सर्वाधिक बढ़ावा दिया। क्लियर है। जब मानवीय स्वतंत्रता पर बात हो रही है, क्लियर है, और आप जैसे कार्ल मार्क्स जैसे विचारों का, समाजवाद जैसे विचारों का प्रसार प्रसार हो रहा है, तो इसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं भारत में जो है ब्रिटिश के विरोध के लिए तैयार करने की रणनीति शामिल थी। प्रेस तथा समाचार पत्रों की भूमिका, क्लियर है। भारत में जितने भी राष्ट्रवादी नेतृत्वकर्ता रहे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक एक पत्रिका का प्रकाशन किया। जैसे हम लोगों ने कहा कि दादा भाई नौरोजी, है ना, दादा भाई नौरोजी ने जो है कई सारी पत्रिकाओं को प्रकाशन किया उर्दू फारसी भाषाओं में, और उन्होंने उस उर्दू फारसी भाषा में भारतीय समस्याओं और ब्रिटिश की समस्याओं को उजागर करने का काम किया था। क्लियर है। बाल गंगाधर तिलक, है ना, मराठा और केसरी जैसे पत्रिकाओं के माध्यम से जो है उन्होंने उस समय की समस्याओं को उठाने का प्रयास किया था, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। एनी बेसेंट के द्वारा, है ना, यंग इंडिया, तो इस तरह की पत्रिका निकाली जा रही हैं। तो बहुत से सारे जो नेता थे, सभी के सभी जो हैं पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और इसी जागरूकता का परिणाम ये नजर आ रहा है कि उस पत्रिकाओं में ब्रिटिश विरोधी नीतियों को उजागर किया जा रहा है। लोग समझ रहे हैं, उन पत्रिकाओं को सुन रहे हैं, जिससे राष्ट्रवाद का उदय होने की प्रक्रिया बढ़ रही है। आगे कहा जा रहा है राजनीतिक संस्थाओं का योगदान। इसको हम लोग अभी आगे समझेंगे कि कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में कई सारी राजनीतिक संस्थाएं, संगठन काम कर रही थीं, जो ब्रिटिश के विरोध में या ब्रिटिश की नीतियों को उजागर करने का काम कर रही थीं। क्लियर है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम बताएं तो लैंड होल्डर सोसाइटी, ये 1836 में जमींदारी एसोसिएशन काम कर रहा था। तो जमींदारों के हितों को लेकर के संगठन काम कर रहा था, है ना। तो ऐसे बहुत सी सारी संस्थाएं उस समय मौजूद थी भारत में, जो ब्रिटिश के विरोध के लिए, ब्रिटिश नीतियों को उजागर करने के लिए काम कर रही थी। हम लोग इसको एक लिस्ट के माध्यम से समझेंगे। उन संस्थाओं ने भी भारत में लोगों को जागरूक करने का काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को भरने का काम किया, जिससे वो ब्रिटिश के विरोध करते हुए नजर आएंगे। क्लियर है। तो इसका एक बड़ा योगदान था, हम लोग इसको अलग से देखेंगे। परिवहन तथा संचार साधनों का विकास। देखिए इस समय परिवहन, जैसे आप समझ रहे हैं कि भारत में रेलवे का विकास, है ना, और जो है तार टेलीफोन की लाइनों का विकास। तो ये जो कम्युनिकेशन, संचार जो हो रहा था, उससे एक घटना का प्रसार प्रसार दूसरे क्षेत्रों में हो जाता था। इस वजह से समझिएगा कि अगर बंगाल में कोई घटना घट रही है तो उसकी जानकारी दिल्ली के लोगों को हो रही है, उनकी जानकारी दक्षिण भारत के लोगों को हो रही है, और ये दोनों के लिए कार्ड उत्तरदायी थे उस समय। परिवहन और संचार जो चल रहा था, ये दोनों कार्ड उसके लिए उत्तरदायी थे। रेलवे के विकास ने भी आप समझिए राष्ट्रवाद में योगदान दिया। रेलवे के विकास से लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ी, लोग उससे जुड़ने लगे, सूचनाओं का प्रसार प्रसार होने लगा। तो जब कहीं बारी ब्रिटिश की किसी शोषणकारी नीति का कोई घटनाक्रम हुआ, तो उसकी जानकारी दूसरे क्षेत्रों में हुई, तो वहां लोगों ने उसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। आए बात समझ में। तो ये जो परिवहन और संचार साधनों के विकास ने भी राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उद्भव। क्लियर है। तो जो दादा भाई नौरोजी, है ना, फिरोज शाह मेहता, ये जो शुरुआती जो राष्ट्रवादी नेता थे, इन्होंने भी कहीं ना कहीं, जो कांग्रेस के प्रारंभिक नेता रहे हैं, उन्होंने जो लोगों को जोड़ने का काम किया, राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का प्रयास किया, और ब्रिटिश की शोषणकारी नीतियों को लोगों के सामने रखने का जो काम किया था, वो इसी वर्ग के लोगों की भूमिका थी, मध्य वर्गीय बुद्धिजीवियों का योगदान। या आप ऐसे कह सकते हैं जो कांग्रेस के प्रारंभिक वर्ग के जो नेता थे, उन्होंने इन सारी नीतियों को उजागर करने का प्रयास किया था। तत्कालिक कारण ये समझ लीजिएगा, तत्कालिक कारणों में देखिएगा दो बातें आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रवाद के उदय को लेकर के दो ऐसे घटनाक्रम हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। जैसे दो या तीन घटनाक्रम है। जैसे घटनाक्रम मैं बताऊं आपको,
पहली बात आप ध्यान रखेंगे, लॉर्ड लिटन की भूमिका लॉर्ड लिटन के द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया जा रहा है जो भारत में एक विरोध की भावना को विकसित करने का काम करेगा। क्लियर है? लिटन ने उस समय ऐसे कुछ कार्य किए जो भारत के लोगों को या भारतीयों को ब्रिटिश का विरोध करने के लिए मजबूर कर देंगे। जैसे लिटन ने क्या किया था कि प्रेस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में जो आ रहा है ना, ध्यान रखिए इसको, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में जो आया था, उसमें हिंदी भाषा में जो पत्रिकाएं निकलती थी उन पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। तो भारत की अभिव्यक्ति को खत्म करने का प्रयास लॉर्ड लिटन के द्वारा किया जा रहा है। क्लियर है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रयास यही था कि हिंदी माध्यम के जितने भी समाचार पत्र निकलते थे उस समय, उन सारे समाचार पत्रों को समाप्त करने की बात कर दी थी, ये कहा जा रहा। क्लियर है? हिंदी माध्यम के समाचार पत्रों पर बैन, प्रतिबंध लगाने की बात कर दी थी। तो ये भारत में लोगों को, इसको मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा जा रहा है, लोगों को चुप कराने वाला एक्ट था ये। क्लियर है? दूसरी बात, लॉर्ड लिटन के द्वारा एक और काम किया गया कि जो सिविल सेवा के लिए, सिविल सेवा में शामिल होने के लिए जो आयु निर्धारित की जाती थी, जो आयु की बात हो रही है, एज, उसको जो है 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। समझ रहे हैं? क्योंकि सिविल सेवा का प्रारंभ जो है इंग्लैंड में हुआ, वहां सिविल सेवा का आयोजन हो रहा था, तो कुछ भारतीय भी जाकर के वहां सिविल सेवा में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो कुछ भारतीयों के द्वारा सिविल सेवा पास भी की जा रही थी, सिलेक्शन भी ले रहे थे। तो उसी वजह से भारतीयों को सिविल सेवा में जाने से रोकने के लिए, क्योंकि उच्च पदों पर वो भारतीयों को देखना नहीं चाहते थे, इसीलिए लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा में भर्ती की जो आयु थी, न्यूनतम जो एज थी, उस एज को घटा करके 21 से 19 वर्ष कर दिया गया। क्लियर है? इसीलिए कहा जा रहा है कि लॉर्ड लिटन ने जो कार्य किए वो दरअसल में भारत विरोधी नीति, भारत के जो भारत विरोधी कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लॉर्ड लिटन की जो भूमिका है ना, ये थोड़ी सी ठीक नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। और भी इसके बहुत सारे कार्य हैं जिन्होंने भारतीय भूमिका में लोगों को भड़काने का प्रयास किया है, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण है। हम लोग जब गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे। एक दूसरा पॉइंट ये ध्यान रख सकते हैं, इसके साथ ही एक दूसरा पॉइंट ये ध्यान रख सकते हैं, इल्बर्ट बिल विधेयक, इस पर अलग से क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन इस इल्बर्ट बिल विधेयक ने कैसे भारतीयों को ब्रिटिश का विरोध करने के लिए मजबूर कर दिया था, इस बात को ध्यान रखिए। इल्बर्ट बिल विधेयक, ये 1883 का घटनाक्रम। तो सबसे पहली तो बात ये जानने की जरूरत है कि इल्बर्ट बिल विधेयक है क्या। इल्बर्ट बिल विधेयक है क्या? तो इल्बर्ट बिल विधेयक में ये कहा गया था कि अब भारतीय जज, ठीक, ब्रिटिश के मुकदमे सुन सकते हैं। क्लियर है? या ऐसे समझ लीजिएगा कि भारतीय जो जज हैं, इंडियंस जो जज थे, उनके द्वारा ब्रिटिश आरोपियों के मुकदमों की सुनवाई की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ। क्लियर है? जैसे ये बिल लेकर के आया गया तो उस समय ब्रिटिश के अधिकारियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा इस बिल का भारत में बड़ा विरोध किया गया, क्योंकि अब इसमें समानता लाने की बात हो रही थी। आप समझिएगा
हमने आपसे पहले ही कहा, अंग्रेज भारतीयों को कभी भी उच्च पदों पर नहीं देखना चाहते थे और इस बिल के माध्यम से कहा जा रहा था कि भारतीय जज अंग्रेजों के मुकदमे सुनेंगे। तो यहाँ भारतीयों को बराबर का दर्जा देने की बात हो रही थी, इसीलिए जो है इस बिल का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ, इसको श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना गया। ध्यान रखिएगा, श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना गया। अंत में जो है इस बिल को लॉर्ड रिपन के द्वारा वापस लेना पड़ा, इस बिल को जो है खारिज करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। क्लियर है? तो जो इस बिल का ब्रिटिश के द्वारा या ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बड़े स्तर पर विरोध किया गया और विरोध इस लेवल का था कि इस बिल को बाद में समाप्त करना पड़ा या वापस लेना पड़ा। क्लियर है? तो यहां पहली बार भारतीयों को यह समझ आया कि अंग्रेज वास्तव में भारतीयों के हित की कभी सोच ही नहीं सकते, वो भारतीयों को कभी बराबर ला ही नहीं सकते। क्लियर है? इसीलिए लोगों को समझ आ गया कि अंग्रेज जो हैं, ये जो हैं उच्च और निम्न वर्ग के लोगों के बीच भेदभाव वाली नीति करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ अंग्रेजों की भेदभाव वाली नीति उजागर होती नजर आ रही है इस इल्बर्ट बिल विधेयक के द्वारा। क्लियर है? एक घटनाक्रम और है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाना। क्लियर है? तो बंगाल विभाजन, ये तीन घटनाएं जो ध्यान रखिएगा, एक लॉर्ड लिटन की नीतियां, इल्बर्ट बिल विधेयक और पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्लियर है? जो अगला घटनाक्रम है, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा, कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन। तो ये तीन कारण, ये घटना जो है 1905 में हो रही है। क्लियर है? जिसके वजह से भारत में ब्रिटिश विरोध करने के लिए कई सारे आंदोलन, जैसे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत मानी जाएगी। क्लियर है? तो जो लास्ट में हमने लिखा था कि तत्कालिक कारण क्या थे राष्ट्रवाद के उदय को लेकर के, है ना, राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने के लिए, तो तीन कार्ड आप ध्यान रखिएगा। लॉर्ड लिटन की नीतियां, उसमें आप दो नीतियां ध्यान रख लेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड कर्जन के टाइम पर लाया गया था। दूसरी बात आप ध्यान रख लेंगे, है ना, कि उन्होंने सिविल सेवा की एज को घटा करके 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया। इसका मतलब यही था कि वो भारतीयों को शामिल करना ही नहीं चाहते थे। तो वहां से ब्रिटिश की जो भेदभाव वाली नीति नजर आ रही है। क्लियर है? अगली भेदभाव वाली नीति को स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया इल्बर्ट बिल विधेयक ने। क्लियर है? आगे बच्ची कुछ जो कसर रह गई थी, उसको लॉर्ड कर्जन ने पूरा कर दिया बंगाल का विभाजन करके। क्लियर है? तो यहां से जो है राष्ट्रवाद की एक लहर शुरू होती है, जो 1947 में जाके समाप्त होगी, जिसमें ब्रिटिश को भारत से वापस जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये जो राष्ट्रवाद के उदय की बात हमने की, इसके क्या कारण थे, है ना, आपने समझा। ब्रिटिश सरकार की ऊपर की नीतियां, ये सारी चीजें, तत्कालिक कारणों में ये तीन पॉइंट जो हमने अलग से बताए आपको, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, हमने कहा कि कांग्रेस से पूर्व की प्रमुख संस्थाएं कौन सी थी, है ना, तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इससे जो है एक सवाल कंपलसरी, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत एक सवाल जो है कंपलसरी रहता है। मैं एक बार बोल देता हूं, बाकी का आप ध्यान रखिए, इसको नोट करके रखिएगा। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, राजा राम मोहन राय, हरिकिशन टैगोर, विलियम एडम, 1823 में। ध्यान रख सकते हैं। बंग भाषा प्रकाशक सभा। क्लियर है? बंग भाषा प्रकाशक सभा, इसको ध्यान रखिएगा। कलकत्ता, राजा राम मोहन राय, उनके अनुयायियों के द्वारा 1836 में, ये इंपॉर्टेंट है, बंग भाषा प्रकाशक सभा। उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी, या मैंने कहा जमींदारी एसोसिएशन, हरिश्चंद्र टैगोर अन्य के द्वारा 1838 में स्थापित हो रही है। क्लियर है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जॉर्ज थॉमसन के द्वारा 1843 में स्थापित हो रही है। बाद में ये दोनों संस्थाओं को मर्ज कर दिया गया, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को, दोनों को मिलाकर के संगठन बनाया जा रहा है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्लियर है? कलकत्ता में राधाकांत देव और हरिकिशन टैगोर 1851 में बन रहा है, ये इसके फाउंडर हैं। तो ध्यान रखिएगा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों संस्थाओं को मर्ज किया जा रहा है और एक नई संस्था बन रही है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1852 में स्थापित किया गया था। लंदन इंडियन कमेटी, पुरुषोत्तम मुदलियार के द्वारा 1862 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और कहां स्थापित की जा रही है? लंदन में।
है ना, 1866 में। बहुत महत्वपूर्ण है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। पूना सार्वजनिक सभा जो मैं बता रहा हूँ काफी महत्वपूर्ण, ऊपर वाले ये दो संगठन काफी महत्वपूर्ण हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये महत्वपूर्ण है। पूना सार्वजनिक सभा बंबई में स्थापित हो रहा है। एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, गणेश वासुदेव जोशी 1870 में स्थापित हो रहा है। क्लियर है क्या? पूना सार्वजनिक सभा। अगला है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, कलकत्ता, केशव चंद्र सेन। ठीक है। इंडियन लीग मोस्ट इंपोर्टेंट 1875 में, है ना, आनंद मोहन बोस कलकत्ता में स्थापित हुआ है। शिशि कुमार घोष, और जो है 1875 में इसकी स्थापना हो रही है। आगे है, आप ये ध्यान रखिए, इंडियन एसोसिएशन, ठीक, कलकत्ता में एसएन बनर्जी, आनंद मोहन बोस। मोस्ट इंपोर्टेंट है इंडियन एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र बनर्जी 1876 में बन रहा है। ठीक है। मद्रास महाजन सभा, मद्रास में बना है, नाम से ही फेमस है। एम वी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू 1884 में बना है मद्रास महाजन सभा, इंपोर्टेंट है। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलक 1885 बना है, बंबई में बना है। देखिए फिरोज शाह मेहता का नाम ध्यान रखिएगा, ये उदारवादी नेता है। यार एक सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस के स्थापना के मेंबरों के रूप में जो हैं दादा फिरोज शाह मेहता नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जब कांग्रेस की स्थापना हो रही है 1885 दिसंबर 1885 में, तो उस समय ये फिरोज शाह मेहता बंबई में ही जो है बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के तहत कार्य करते नजर आ रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस की स्थापना में शामिल नहीं हो पाए। तो यहाँ एक दो संस्था ये वाली, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग, इसकी स्थापना, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये संस्थाओं से एक सवाल कंपलसरी आता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, आगे हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, क्योंकि ये संस्था हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है ना। तो कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति अमेरिका के शब्द अमेरिका से हुई है, जिसका अर्थ है लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ क्या है? लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम हैं, जो इसके प्रथम सचिव भी रहे, ध्यान रखिएगा। दादा, ये पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा जा रहा था, क्लियर है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय संघ को हटा करके इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। इसकी सिफारिश दादा भाई नौरोजी ने की थी, क्लियर है। तो आपसे अगर ये पूछेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था, पहले इसका क्या नाम रखा जा रहा था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय संघ, अब संघ शब्द को हटाने का काम जो है, ये संघ शब्द इसको हटाया गया, किसके कहने पर? दादा भाई नौरोजी के कहने पर। और इसकी जगह पे क्या रखा गया? कांग्रेस शब्द, क्लियर है, जिसका अर्थ है लोगों का समूह। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्लियर है। तो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हो रही है। स्थान है बंबई, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, है ना, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हो रही है, बंबई में। इसके प्रथम अध्यक्ष हैं ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी, इनको शॉर्ट में WC बनर्जी भी कहा जाता है, WC बनर्जी भी कहा जाता है, ठीक है। प्रथम अधिवेशन में जो इसके प्रारंभिक सदस्य थे वो 72 इसकी संख्या थी, क्लियर है। तो ये कांग्रेस के बारे में बेसिक जानकारी ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हो रहा है, इसके अध्यक्ष कौन थे, संस्थापक ए.ओ. ह्यूम है। एक और बात ध्यान रख लेंगे कि कांग्रेस की स्थापना के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे। कांग्रेस की स्थापना तो हो गई थी, हमने ये भी देखा था कांग्रेस की स्थापना से पहले बहुत से सारे राजनीतिक संगठन काम कर ही रहे थे, लेकिन उन सारे संगठनों को मर्ज करके एक राष्ट्रीय लेवल का संगठन बनाया गया, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जा रहा है, क्लियर है। अब इस कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे, तो देखिए, मित्रता एवं संपर्क को बढ़ाना। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के लोगों को एक दूसरे से जुड़ाव पैदा करना, उनके साथ जोड़ना, राजनीतिक रूप से जागरूक करना, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य है, ठीक है। लोगों के साथ संपर्क बढ़ाना, मेलजोल बढ़ाना, तत्कालीन मुद्दों पर शिक्षित वर्गों का संगठन करना,
जो उस समय की सामाजिक समस्याएं थीं, जैसे ब्रिटिश के द्वारा लोगों का शोषण किया जा रहा है, लोगों से कर ज़्यादा लिया जा रहा है, लोगों को सिविल सेवा में शामिल नहीं किया जा रहा है ना, चुनाव जैसी समस्याएं थीं। तो उस समय के समाधानों को लेकर के, समस्याओं को लेकर के शिक्षित वर्गों के द्वारा उन पर संगठन करना, उन मुद्दों पर चर्चा करना, ये कांग्रेस का उद्देश्य नजर आ रहा है। क्लियर है? राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना, राष्ट्र के प्रति सोचने के लिए मजबूर करना कांग्रेस का उद्देश्य नजर आ रहा है। भविष्य के राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, कि भविष्य में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, उसका एक रोड मैप तैयार करने की बात भी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। क्लियर है? और इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को जोड़ना, राष्ट्रवाद के उदय को बढ़ावा देना, है ना, इस तरह की चीजें जो है कांग्रेस के उद्देश्यों में शामिल हैं। कांग्रेस से संबंधित कुछ मतभेद हैं, जैसे सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। क्लियर है? और तड़ित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया है। ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, है ना। इनके मीनिंग, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्या है, तड़ित चालक का सिद्धांत क्या है ना, इस बात को, जैसे सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, ये दोनों का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश ने कांग्रेस की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि वो अब 1857 जैसे विद्रोह का सामना न करें। अगर ऐसा कोई विद्रोह भविष्य में होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है अंग्रेजों पर ना पड़ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर पड़े। क्लियर है? तो ये इस तरीके के सिद्धांत हैं। नाम ध्यान रखिए, पीटी में आपसे ये पूछा जाएगा सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय के द्वारा, और जो है तड़ित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। भारतीय अभिजात वर्गीय आकांक्षाओं का मूर्त रूप था। ये स्टेटमेंट है कांग्रेस की, इस तरीके की संस्था थी, अखिल भारतीय संस्थाओं की आवश्यकता की अभिव्यक्ति, है ना। क्लियर है? क्षेत्रीय संस्थाओं का विकसित रूप, ये जो है स्टेटमेंट है कांग्रेस के बारे में। अब कांग्रेस के कुछ अधिवेशन आप ध्यान रख लीजिएगा जो कभी कभार आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहला हमने बता दिया था, बंबई में हुआ था। दूसरा कलकत्ता में हो रहा है, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हैं। तीसरा जो है मद्रास में हो रहा है, अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं, और कहा जा रहा है कि इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं ये बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हो रहा है, जॉर्ज यूल कांग्रेस का अध्यक्ष है, ये प्रथम अंग्रेज है जो कांग्रेस का अध्यक्ष बन रहा है। क्लियर है? अगला 5वां अधिवेशन बंबई में हो रहा है, विलियम वेडबर्न वो उसके अध्यक्ष हैं। छठा 1890 में हो रहा है कलकत्ता में, फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर है? इसको ध्यान, प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने इसमें भाग लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन है जिसमें जो है कांग्रेस की जो एक महिला है, प्रथम स्नातक महिला है कादम्बिनी गांगुली, जिन्होंने इसमें भाग लिया था। क्लियर है? जैसे और भी कुछ अधिवेशन आप ध्यान रख सकते हैं कांग्रेस के, जैसे एक अधिवेशन ध्यान रखिएगा 1896 का अधिवेशन, है ना। इसमें जो है प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया। क्लियर है? और कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा है। एक अधिवेशन ध्यान रखिएगा आप 1917 का, मोस्ट इंपोर्टेंट है 1917 का, ये भी कलकत्ता में हो रहा है। ठीक, और इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, है ना। कौन है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। ठीक, एक ध्यान रख लीजिएगा 1925 का, है ना, कानपुर में हो रहा है, कानपुर अधिवेशन। यहां प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ये कौन है? तो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। 1924 का ध्यान रख लीजिएगा, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक में हो रहा बेलगांव, है ना। यहाँ गांधी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, गांधी जी द्वारा अध्यक्षता। ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन है जिसमें, यह अंतिम अधिवेशन है जिसमें गांधी जी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई है ना। एक और ध्यान रख लीजिएगा 1929 का अधिवेशन लाहौर में हो रहा है ना। पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष हैं, नेहरू अध्यक्ष हैं।
ठीक है। इसमें प्रथम पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, इसको बात ध्यान रखेंगे। क्लियर है। तो ये कांग्रेस के एक प्रमुख अधिवेशन है जो आप ध्यान रख लीजिएगा, आपसे बार बार पूछे जाते हैं अधिवेशनों के बारे में, ये बात हो रही है। तो ठीक है, हम लोग जो है आगे से उदारवादी क्षण और उग्रवादी क्षण के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ये राष्ट्रीय आंदोलन का एक बैकग्राउंड था जहां से सवाल पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू।